नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बी एड एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, जो वीडियो लेके आए हैं वो है आधुनिक काल से संबंधित है। आधुनिक काल क्या है और आधुनिक काल में शिक्षा कैसी रही, आधुनिक काल और उसकी शिक्षा के बारे में जानेंगे आज। ये जो टॉपिक है BD 102 से संबंधित है, यानी फर्स्ट ईयर का दूसरा पेपर। ठीक है, नहीं आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए, ये कह रहा है अंग्रेजों के समय में शिक्षा व्यवस्था। देखिए, जो अंग्रेजों के समय में शिक्षा व्यवस्था रही वही आधुनिक शिक्षा है, और शिक्षा की व्यवस्था कैसी रही इसमें हम अब आगे जानेंगे। ये कह रहा है पहला जो टॉपिक आएगा इसमें वो कौन सा आएगा, वो आएगा मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ, यानी मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ कैसे हुआ। दूसरा टॉपिक आएगा मिशनरियों द्वारा शिक्षा के कार्य, यानी मिशनरियों द्वारा शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तीसरा टॉपिक जो आएगा इसमें वो आएगा 1813 का आज्ञा पत्र, यानी 1813 का आज्ञा पत्र क्या था, इसमें क्या कहा गया और इसके क्या परिणाम थे। और ये 1835 में मैकाले का विवरण पत्र, यानी लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 1813 का जो आज्ञा पत्र था वो 1835 में जाके पास किया गया था, तो यही है 1813। तो देखिए, इसमें दो टॉपिक में ये कन्वर्ट है। तो 1813 का जो आज्ञा पत्र है वो 1835 में आगे पढ़ने के लिए मिल जाएगा, जो लॉर्ड मैकाले का, यानी मैकाले का विवरण पत्र के नाम से मिलता है। देखिए, दोनों प्रश्न आते हैं। 1813 के आज्ञा पत्र पर भी पूछ सकता है, जो 1835 में पास हुआ किसने किया, मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले के द्वारा हुआ। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम निस्पंदन एवं छनन का सिद्धांत, ये क्या होता है। और आगे पढ़ेंगे हम छठवां में 1835 बैटिंग की शिक्षा नीति। देखिए, 1835 में जो मैकाले का विवरण पत्र था उसी के जरिए 1835 में ही जो बैटिंग था, लॉर्ड बैटिंग। देखिए, यहाँ पे देखिए मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले था वो बाद में आया था, है नहीं। और यहाँ का जो पहले गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड बैटिंग था। लॉर्ड बैटिंग ने लॉर्ड मैकाले को यह सौंपा था, तो ऐसे करके ये व्यवस्था थी। तो यहाँ पे देखिए 1835 में ही ये पत्र लागू हो कर दिया गया था। तो लॉर्ड बैटिंग की शिक्षा नीति क्या बनी थी यहाँ पे, और वो भी बताया जाएगा। और आगे जो है देखिए, यहाँ तक बैटिंग वाले तक तो पढ़ेंगे आज, और उसके बाद जो कल वीडियो आने वाला है उसमें आएगा 1854 में बोर्ड का घोषणा पत्र, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर आयोग, और 1904 में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति क्या थी। और 10वां टॉपिक जो होगा इसमें वो ये होगा 1917 से 1919 के बीच जो कलकत्ता विश्व आयोग गठन किया गया था, तो इसकी रिपोर्ट क्या थी, और इसको सेंट्रल आयोग कहा जाता है। ठीक है, नहीं। और 11वां जो टॉपिक होगा वो होगा 1929 को हर्टार्ग समिति ने क्या आदेश दिए और क्या जो प्रस्ताव पारित किए वो सब इसमें है। उसके बाद जो आने वाला है वो है ये 12वां टॉपिक, वो है 1937 में बोर्ड की रिपोर्ट। ठीक है, नहीं 1937 में बोर्ड की रिपोर्ट में क्या कहा गया था शिक्षा के बारे में। और 13वां जो टॉपिक है वो है 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट, यानी सार्जेंट ने क्या रिपोर्ट दी थी इसमें वो है। और ये सभी जो हैं वो आधुनिक शिक्षा से संबंधित टॉपिक हैं। ये पूरे करने के बाद आधुनिक शिक्षा हो जाती है खत्म। तो पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा दी है वो पढ़ा दिया आपको वैदिक कालीन शिक्षा, बुद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिएगा चैनल पे जाके। और अगर आप इस जो डॉक्यूमेंट को चाहते हैं कि ये हमारे पास आ जाए और इससे हम पढ़ सकें, तो इस डॉक्यूमेंट्स को आप ले सकते हैं। कहाँ से, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए आप, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो आपकी इच्छा है, बिल्कुल मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है नहीं। तो अगर आप चाहते हैं हम आगे सीखें, आगे जानें, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। और अगर नहीं चाहते तो ये वीडियो भी नहीं देखना चाहिए आपको। तो ठीक है, नहीं, क्योंकि शिक्षा नीति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझिएगा। इसको अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो टाइम ना गवाते हुए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, हिंदू राजा के समय से, यानी जो हमारे देश में हिंदू राजाओं का राज्य था तब से, यानी हिंदू राजाओं के समय से भारत के पश्चिमी देशों से गहरे संबंध थे। ठीक है, नहीं पश्चिमी देश यानी यही बंगाल वगैरह हैं, यहाँ से जो थे वो अच्छे संबंध थे, तथा वे व्यापार, वाणिज्य एवं भ्रमण के उद्देश्य से भारत आते थे।
ठीक है नहीं। जो वहाँ के जो व्यापारी थे हैं वो क्या थे, व्यापार वाणिज्य भ्रमण के उद्देश्य से भारत आया करते थे। वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज के उपरांत यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन प्रारंभ हुआ। भारत में उनका यूरोपीय व्यापारियों का आगमन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। यूरोपीय धीरे धीरे भारत आधिपत्य स्थापित करने की नीति करने लगे। देखिए अब यहाँ पे एक टॉपिक में एक नई बात कह दी कि आधिपत्य स्थापित, ये क्या होता है। आधिपत्य का मतलब है अधिकार से, किससे, अधिकार से, और स्थापित करने का मतलब है वो जमाने लग गए। देखिए वो पहले यहाँ पे केवल और केवल किस लिए आते थे, वो पहले यहाँ पे व्यापार वाणिज्य भ्रमण हेतु आते थे, इन यही उद्देश्य था उनका आने का। लेकिन अब वो क्या करने लगे, वह धीरे धीरे भारत में आधिपत्य स्थापित करने की नीति करने लगे, है ना, योजनाएं बनाने लगे। आजकल कह दिया जाए तो वो चाल चलने लगे यहाँ पे आधिपत्य स्थापित करने की। इस संबंध में टी.एन. सिकेरा के अनुसार व्यापार के बाद इस देश में उनका झंडा लहराया। ठीक है नहीं, अब क्या था, अब इस देश में उनका झंडा लहराया और उसके साथ उनकी शिक्षा का आरंभ हो गया। ठीक है नहीं, तो उसके झंडा लहराने के साथ साथ उनकी शिक्षा जो है हमारे देश में शुरू हो गई। अब वो हमारे देश में शिक्षा यानी अपनी जो सभ्यता थी वो हमारे देश में फैलाने लग गए। ठीक है नहीं, अब क्या है, अब आगे पढ़ लेते हैं। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ, यानी जो इन्हें क्या कहे जाने लग गया। देखिए जो यहाँ पे हम ऊपर पढ़े थे यूरोपीय व्यापारी, क्या हम पढ़े थे, यूरोपीय व्यापारी थे। वो कौन थे, वो यूरोपीय व्यापारी थे जिन्हें बाद में क्या कह रहा है, ये जिन्हें बाद में कह रहा है मिशनरी। क्या कह रहा है, मिशनरी। देखिए यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपको रिलेटिव भी पॉइंट बताता चलूंगा जिससे आपके अच्छे से तरह से समझ में आए। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत में आए, ये क्या थे, ये देखिए जब से जो हिंदू राजा थे उन्हीं के समय से ये पश्चिमी देशों से गहरे संबंध थे, इसके कारण इनकी एंट्री हो पाई भारत में। और वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज के उपरांत ये क्या था, इनका आगमन हो गया और इन्होंने धीरे धीरे क्या आधिपत्य की जो स्थापना थी, जो आधिपत्य स्थापित करने की योजना थी वो शुरू करने लग गए, यानी ये कब्जा करने लग गए धीमे धीमे इंडिया पर। और क्या था, इन्होंने क्या व्यापार के बाद अपने देश में व्यापार के अनुसार व्यापार करते ही करते थे, उसके अनुसार उन्होंने अपनी इस इंडिया में अपनी शिक्षा भी आरंभ कर दी, शुरू कर दी अपनी सभ्यता फैलाना। यहाँ पे अब क्या कह रहा है, अब पढ़ लीजिए आगे। वो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए पिछले वर्ड इससे रिलेटेड है इसलिए मैंने वो कंप्लीट करा दिए, इसीलिए वो मैंने दोबारा पढ़ाया। अब ये क्या कह रहा है, मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ किस प्रकार से हुआ। मिशनरियों द्वारा प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना था। वो चाहते थे कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना इस इंडिया में, इसीलिए उन्होंने, सीधी बात है, देखिए मध्यकालीन में भी आपने देखा था कि मध्यकाल में जब हमारे यहाँ पे मुस्लिम आए तो मुस्लिमों के लिए क्या था, मुस्लिमों के लिए बहुत महंगा था कि वो अपनी सभ्यता को हमारे भारत के ऊपर छाप छोड़ना, है नहीं। तो उनके लिए ये सबसे कठिन था, तो उन्होंने सबसे सरल रास्ता अपना लिया। क्या और अपनाया उन्होंने रास्ता अपना लिया कि शिक्षा को इंक्लूड कर दें इसमें, तो अच्छी तरह से हमारी सभ्यता इन लोगों में फैल जाएगी। तो ऐसा ही इन्होंने किया, कैथोलिक धर्म को फैलाने के लिए इन्होंने क्या, शिक्षा की रणनीति अपनाई। ऐसा ही किसने किया था, मध्यकालीन में मुस्लिमों ने किया था, और ऐसा ही इन लोगों ने इसमें कर दिया आधुनिक शिक्षा में। तो इन्हीं के जरिए, यानी जो कैथोलिक तो मिशनरियों के जरिए हमारी आधुनिक शिक्षा का जन्म हुआ है। ठीक है नहीं, जब ये मिशनरी आए इन्होंने अपनी सभ्यता अपनी शिक्षा भारत में फैलाना शुरू की, तो इन्होंने ही आधुनिक शिक्षा का जन्म दिया, यही जन्मदाता थे आधुनिक शिक्षा के। ठीक है नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या कर रहे थे, अपने कैथोलिक धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे थे भारत में। इसके अतिरिक्त अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। देखिए यही नहीं धर्म फैलाना, यही नहीं एक शिक्षा देना, इसके साथ साथ वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, आवश्यकता क्या है, जैसे कि मान लो कोई फैक्ट्री लगाई उन्होंने, और फैक्ट्री लगाई उसमें वर्कर्स थे इंडियन जो है वो वर्कर्स हैं। अब वर्कर्स को सिखाना पड़ेगा, जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें सिखाना पड़ेगा काम कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार भी संस्थान खोले। अब देखिए इन संस्थान को कहा क्या जाता है, तो इन संस्थान को हम कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर। क्या कहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। तो उन्होंने क्या ट्रेनिंग सेंटर खोलना शुरू कर दिए।
ट्रेनिंग सेंटर खोले उन्होंने और स्कूल्स भी खोले। तो अपनी जो आवश्यकताओं के उद्देश्य से भी उन्होंने यहाँ पे शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। ठीक है नहीं। इस संबंध में डॉक्टर DOLN के अनुसार शिक्षा संस्थानों ने मिशनरियों को भारतीयों से संपर्क स्थापित करने, उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया। तो इस देखिए ये जो संस्थान खोले गए थे, इनके जरिए जो शिक्षा है वो इनके जरिए शिक्षा संस्थानों ने मिशनरियों को भारतीयों से संपर्क स्थापित करने, यानी इनके जरिए शिक्षा संस्थानों के जरिए भारतीयों से उनका अच्छा संपर्क हो पाया और उन्हें उनके धर्म और सिद्धांतों के अवगत हो पाए वो लोग कि ये कैसे भगवान को पूजते हैं, कौन से भगवान को पूजते हैं और क्या क्या धर्म में चलता रहता है इनके, ये सब वो जान पाए। कौन जान पाए? मिशनरी जान पाए। ठीक है नहीं। आई होप तुम्हारे समझ में अच्छी से आ रहा होगा कि क्या पढ़ा रहा हूं मैं, है नहीं। तो ये जो अगर आपके समझ में आए तो भैया लाइक वो किया करो, कमेंट भी किया करो, जिससे हमें भी तो मालूम पड़े कितने लोग पढ़ते हैं हमारी वीडियो के जरिए, है नहीं। और ये है एक और चीज बता देता हूँ, अगर देखना चाहते हैं आप, हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर वीडियो देखते हैं आप 1 मिनट 2 मिनट तो आप मेरी वीडियो को देखा ही ना करें। अगर आप वीडियो को देखते हैं 1 मिनट 2 मिनट तो बिल्कुल ना देखें। क्यों ना देखें? क्योंकि 1-2 मिनट में आपके कुछ नहीं समझ में आएगा, केवल आपको टॉपिक ही समझ में आ पाएगा। तो टॉपिक पढ़ा, यहाँ पे आप केवल टॉपिक पढ़ने नहीं आते, ये तो आप नेल थंब में भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है वीडियो को प्ले करें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रियल टॉपिक समझना चाहते हैं तो शुरू से एंड तक देखा करें। ठीक है नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो आधे में ही छोड़ के भाग जाते हैं, तो आधा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, ना वो इधर का छोड़ता ना वो उधर का छोड़ता, कहीं का भी नहीं छोड़ता है। इसीलिए आपको अगर सीखना है तो शुरू से एंड तक आइए आप मेरे साथ, तब चीजें आपके समझ में आ पाएंगी अच्छी तरह से। अब कह रहा है मिशनरियों ने भारत में विभिन्न स्थानों पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना की और पाश्चात्य ढंग पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य आरंभ किया। ठीक है नहीं। जिस कारण मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा प्रवर्तक माना जाता है। मैं पहले ही कह चुका हूं ये वाली चीज कि आधुनिक शिक्षा के जनक या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मिशनरी माने जाते हैं। अब ये आगे पढ़ लेते हैं। आगे जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? मिशनरियों के शिक्षा कार्य, जो मिशनरियों ने हमारे इंडिया में शिक्षा के क्या क्या कार्य किए वो इसमें दिया गया है। क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहा, पढ़ लेते हैं। मिशनरियों में से सर्वप्रथम डच मिशनरियों ने, ठीक है नहीं, जो मिशनरी थे उनमें से सर्वप्रथम डच मिशनरियों ने चिनुसुरा, नागापट्टनम तथा बिमलीपट्टनम में कुछ स्कूलों की स्थापना की। इन स्कूलों में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों एवं अन्य भारतीयों के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। डच मिशनरियों ने धर्म प्रचार को वरीयता नहीं दी। ठीक है नहीं। जो डच मिशनरी थे जिन्होंने अपने स्कूल या संस्थान खोले यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और भारतीय बालकों को शिक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने यहाँ पे धर्म प्रचार के लिए वरीयता नहीं दी। धर्म प्रचार को इन्होंने मेन उद्देश्य नहीं माना। इन्होंने धर्म प्रचार संदर्भ में काम नहीं किया। अब क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। इनके पश्चात डेन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तत्पश्चात अंग्रेज मिशनरियों ने अनेक स्कूलों की स्थापना की। देखो देखी देखा काम शुरू कर दिया। क्या कर दिया कि डेन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तत्पश्चात अंग्रेज मिशनरी, इन सभी ने क्या कर दिया, भारत में संस्थान खोलना शुरू कर दिया, जिसमें विभिन्न विषयों के अतिरिक्त दस्तकारी, प्रशिक्षण आदि की शिक्षा दी जाती थी। जिसमें क्या था, जिसमें विभिन्न विषयों के अतिरिक्त दस्तकारी, प्रशिक्षण आदि की शिक्षा दी जाती थी। यही नहीं कि विषय विषय पढ़ा दिए काम खत्म हो गया। दस्तकारी का मतलब क्या होता है, हाथों से चीजों को बनाना, है नहीं। तो वो दस्तकारी का प्रशिक्षण भी दिया जाता था और विषयों का ज्ञान भी दिया जाता था। ठीक है। अंग्रेज मिशनरियों ने व्यापक स्तर पर विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की। अब क्या था, ये एक चीज को बढ़ावा देने लगे। किसको? कि स्कूल या विद्यालयों को बढ़ावा दिया इन्होंने, व्यापक स्तर पर विभिन्न विद्यालयों की स्थापना कर डाली, यानी स्कूल बनाते रहे। अब क्या है, इन विद्यालयों में इनके कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो इनके कर्मचारी बन जाते थे उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है नहीं। अंग्रेज मिशनरियों ने बंगाल को ईसाई धर्म के प्रचार का केंद्र बनाया। कौन से मिशनरी? अब ये देख लो यहाँ पे, अंग्रेज मिशनरियों ने, कौन से? अंग्रेज मिशनरियों ने क्या किया कि बंगाल को ईसाई धर्म का प्रचार केंद्र बना दिया। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसका यहाँ पे ज्यादा दबदबा चल रहा था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की धर्म विरोधी नीति से मिशनरियों को निराशा हुई।
उन्होंने मना कर दिया धर्म का प्रचार प्रसार करने से, है नहीं। तो वो जो डच मिशनरी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया। तो उनको क्या, मिशनरियों को, जो अंग्रेज मिशनरी थे उनको निराशा हासिल हुई। अब इस संबंध में निरुल्लाबा नायक के अनुसार मिशनरियों और उनके मित्रों ने धर्म प्रचार कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब देखो उन्हें यहाँ पे धर्म प्रचार की स्वतंत्रता नहीं दी गई, वरीयता नहीं दी गई, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने निरुल्लाबा नायक के अनुसार, यानी निरुल्ला या नायक जो हैं वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं निरुल्लाबा नायक, वो कह रहे हैं कि मिशनरियों और उनके मित्रों को धर्म प्रचार के कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए या करने के उद्देश्य से उन्होंने इंग्लैंड में जाकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन करने वालों में प्रमुख स्थान चार्ल्स ग्रांट का था। जो चार्ल्स ग्रांट थे इन्होंने सबसे ज्यादा अत कर दी, ठीक है नहीं, ये समझ लीजिए। तो इन्होंने वहां पे आंदोलन शुरू कर दिया। अब क्या कह रहा है, अब पढ़िए अब आगे क्या कह रहा है। चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था। जो चार्ल्स ग्रांट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था, काम करने वाला कर्मचारी था। उसने अपनी पुस्तक में हिंदू मुस्लिम अज्ञानता को दर्शाया। उसने बताया कि हिंदू और मुस्लिम है उनकी अज्ञानता को दर्शाता है वो, ठीक है नहीं, वो समझता है वो बहुत बड़े अज्ञानी मूर्ख हैं ये, तो उनके अनुसार, लेकिन नहीं जानता कि सब कुछ भारत से शुरू हो गए, भारत में ही खत्म है, ये ज्ञान नहीं है किसी को। तो अज्ञानता को दर्शाया तथा उसके निवारण के लिए पंचमुखी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत में विद्यालय की स्थापना तथा अंग्रेज द्वारा शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की गई। तो अपने प्रस्ताव के द्वारा ग्रांट ने भारतीयों की शिक्षा हेतु रूपरेखा तैयार की, जिसमें भविष्य में मान्यता प्राप्त हो गई। उसने अपने अनुसार आंदोलन करते हुए शिक्षा की रणनीति बनाई, शिक्षा की रणनीति रूपरेखा तैयार की, और जिसको आने वाले समय में क्या मान्यता प्राप्त हो गई। अब जब मान्यता प्राप्त हो गई तो ग्रांट को कभी कभी भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ध्यान रखना, मैंने तो मिशनरी थे, मिशनरी ही आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता है, लेकिन कभी कभार के उद्देश्य से किसको मान लिया जाता है, किसको, ग्रांट को भी मान लिया जाता है, ठीक है नहीं। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। अब आगे कह रहा है कि उपरोक्त विवरण में हमें ज्ञात हो गया या हमने ज्ञात कर लिया या हम जान गए, क्या जान गए, कि मिशनरी आधुनिक शिक्षा के अभिभावक हैं, है नहीं। तो अभिभावक किया, अभिभावक यानी शुरुआत करना होता है, अभिभावक का मतलब होता है शुरुआत करना। तो अब क्या है, नवीन शिक्षा का सूत्रपात किया, किसने किया, मिशनरियों ने किया, लेकिन कभी कभार के लिए ग्रांट को मान लिया जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक यानी आरंभिक वर्षों में इस देश में शिक्षा की नवीन पद्धति का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव मतलब शुरुआत हो गई किसमें, 19वीं शताब्दी में नई शिक्षा रणनीति आ चुकी थी भारत में, है नहीं, जो किसके द्वारा थी, मिशनरियों के द्वारा दी गई थी। 1813 का आज्ञा पत्र, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ लीजिए गौर से इसको, क्योंकि इसके द्वारा ही आगे की कहानी बनती है, आगे की रणनीति यहीं से तय की जाती है नहीं। तो पढ़ेंगे इसको एक स्टोरी टाइप से, लीजिए पूरी शिक्षा रणनीति को, यहाँ की नीति को एक स्टोरी टाइप से लेंगे आप, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। यूं मान लीजिए एक कहानी चल रही है पर्दे पर, तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा, आप गौर से सुनते जाइए, मैं एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देने वाला हूं, और जब वीडियो का एंड करूं ना तब आप समझ जाएंगे कि कितना आपको समझ में आया और कितना नहीं आया। और नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, और आ गया हो तो भी कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपकी ही सूचनाओं से हम आगे बढ़ सकते हैं और आप पीछे हट सकते हैं। आप कहेंगे दोबारा डाल देंगे, आप कहेंगे तिबारा डाल देंगे, आप कहेंगे 4 बार डाल देंगे, लेकिन आपके समझ में जरूर आना चाहिए। तो जरूरी है आपका समझना, जो आप पढ़ रहे हैं तो आप टाइम दे रहे हैं इस वीडियो को, तो आपके पूरी बात समझ में आनी चाहिए। और आप क्यों ना ऐसा मैं वीडियो बनाऊं, मैं अपनी पूरी कोशिश ऐसी करता हूं कि आपको दोबारा जिंदगी में ना तो कभी वीडियो देखना पड़े और ना ही कोई पुस्तक पढ़नी पड़े। आपको 1813 का आज्ञा पत्र पढ़ना है, तो देखिए 1813 के आज्ञा पत्र में क्या था, देखिए यहाँ पे क्या था, संसद, यहाँ पे अभी संसद बन चुका था। तो संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष पश्चात पुनरावर्तन किया जाता था। जो कंपनी थी उसके नियम अनुसार उसमें एक नियम था कि भैया जो आज्ञा पत्र है उसका 20 वर्ष बाद क्या होगा, पुनरावर्तन होगा। पुनरावर्तन होगा तो उसमें क्या है, पुनरावर्तन में नियम क्या है, देखिए समझिए आगे क्या कह रहा है। इस उद्देश्य में 1813 में संसद के समक्ष एक आज्ञा पत्र रखा गया, है नहीं, जो किसने रखा, ग्रांट ने रखा, जो आधुनिक कभी कभी आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। वही ग्रांट जिसने आंदोलन किया था, किसके लिए किया था, अपने धर्म प्रचार के लिए आंदोलन किया
किया था। कहाँ किया था? इंग्लैंड में किया था। किसके खिलाफ किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो धर्म का प्रचार नहीं करने दे रही थी। सीधे सीधे कहानी के तौर पे लेते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, आपको अच्छे अच्छे से समझ में आने वाला है सब कुछ। तो अभी क्या कह रहा है? इस उद्देश्य से 1813 में संसद के समक्ष एक आज्ञा पत्र रखा गया। इसका विरोध भी हुआ। किसका विरोध हुआ? इस आज्ञा पत्र का विरोध हुआ, जिसका क्या होना था? पुनरावर्तन होना था। तो उस आज्ञा पत्र का विरोध भी हुआ, परंतु ग्रांट को सफलता हो गई, यानी सफलता प्राप्त हुई। मतलब ग्रांट को क्या मिल गई? सफलता मिल गई, यानी वो पास हो गया। जिस पे मोहर लगनी थी वो लग गया, जो नियम बनना था वो पास हो गया, वो लागू हो गया। तो मतलब वो जीत गया, उसको सफलता हासिल हो गई। समझ में आ रहा होगा आपके? तो 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को सर्वोच्च रखा गया था। क्या रखा गया था? शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को, है नहीं कि इसमें शिक्षा का प्रसार होगा, इस उत्तरदायित्व को सर्वोच्च रखा गया था। अब आगे पढ़ लेते हैं। साहित्य के पुनरुद्धार और समुन्नति के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भारत के ब्रिटिश प्रदेश के निवासियों में विद्वानों के ज्ञान का प्रसार एवं विकास करने के लिए प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि पृथक रखी जाएगी और व्यय की जाएगी। 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो भारतीय विद्वानों और जो ब्रिटिश प्रदेश के निवासी हैं उनमें से विद्वानों के ज्ञान का प्रसार और विकास करने के लिए खर्च की जाएगी। ठीक है नहीं? ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। तो ये जो था, अब देखिए, अब यहाँ पे जो एक कंडीशन बनती है वो क्या है कि यहाँ पे तो हमने ये कह दिया कि 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी, लेकिन अब ये जो धनराशि है इस पर सवाल उठने लग गए। अब सवाल क्या उठने लग गए, समझिए इन सवालों को। तो ये 1819 का आज्ञा पत्र है। तो 1819 के आज्ञा पत्र में क्या था कि जो डाउट थे, संदेह थे, उनके सवाल जवाब थे, वो उसमें लिखे गए। क्या लिखे गए कि कंपनी किस साहित्य यानी प्राच्य एवं पाश्चात्य को बढ़ावा देगी। यानी यहाँ पे डाउट होने लग गया कि प्राच्य को कंपनी जो है वो बढ़ावा देगी या पाश्चात्य को बढ़ावा देगी। तो अब ये प्राच्य क्या होता है? प्राच्य होता है भारतीय, यानी अपने देश का, और पाश्चात्य क्या होता है? विदेशी का। ठीक है नहीं? तो अब यहाँ पे संदेह क्या था, जो सवाल था वो ये था कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है, वो 1 लाख रुपए की जो धनराशि है आपकी, वो यहाँ पे जो खर्चा होनी है वो किस साहित्य को बढ़ावा देने वाली है? विदेशी को या स्वदेशी को? भारतीय को या विदेशी को? प्राच्य को या पाश्चात्य को? है नहीं? तो यहाँ पे ये जो था बहुत तगड़ा डाउट उठने लग गया। तो अब ये जो डाउट उठने लग गया तो इसका जो निराकरण किया गया वो आगे पढ़ाया जाएगा। आगे क्या पढ़ाया जाएगा देखिए, समझिए। यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे कहा गया कि साहित्य की भाषा कौन सी होगी? प्राच्य होगी या पाश्चात्य होगी? यानी भारतीय होगी या विदेशी होगी? कौन सी भाषा होगी साहित्य की? है नहीं? किस विज्ञान का प्रसार किया जाएगा? हिंदी विज्ञान का, पाश्चात्य विज्ञान का या पाश्चात्य विज्ञान का? तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा डाउट उठने लग गया। अब क्या है? इस आज्ञा पत्र के द्वारा पाश्चात्य और प्राच्य विवाद का जन्म हुआ। है नहीं? देसी विदेशी का जन्म हो गया कि भैया किसको आप ये जो सहायता है किसको देने वाले हो। तो अभी तक तो ये डाउट में था क्योंकि क्लियर नहीं हो पाया था। यहाँ तक तो यही बात कही गई कि यहाँ पे एक पत्र है, उसका जो पुनरावर्तन होना है, और ये पुनरावर्तन जो होना है उसमें 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी, और वो किसको की जाएगी ये नहीं बताया गया था। तो इसीलिए इस पर क्या विवाद ने जन्म ले लिया। कौन से विवाद ने ले लिया? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद ने जन्म ले लिया कि देशी होगा या विदेशी होगा, स्वदेशी होगा या विदेशी होगा। ये सबसे बड़ा विवाद उठा। फिर क्या है? इसमें भारतीयों की शिक्षा को कंपनी का उत्तरदायित्व बताया कि जो भारतीयों की जो शिक्षा है वो अब कंपनी का उत्तरदायित्व है। ठीक है नहीं? तो भारतीय शिक्षा अब कंपनी का उत्तरदायित्व थी, तथा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के द्वारा भारतीय शिक्षा को नई दिशा प्रदान की गई। अब क्या था? भारतीयों को पहले हिंदी आती थी, अब अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के द्वारा भारतीयों को नई शिक्षा प्रदान की गई, नई भाषा थी अंग्रेजी। देखिए, लोग कहते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक भी है, यहाँ पे छोटा सा विषय भी है, थोड़ी सी बात करूंगा, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। आपको लगता है कि संस्कृत
आसान नहीं है, संस्कृत सबसे कठिन है। लेकिन मैं कहता हूं आप गलत हैं, मैं सही हूं, क्योंकि संस्कृत बहुत ही आसान है। संस्कृत एक नारियल जैसा सब्जेक्ट है जो बाहर से कठोर और अंदर से नरम होता है। देखिए आप समझिए, आप हिंदी जानते हैं, आप संस्कृत पूरी पूरी पढ़ सकते हैं बिना किसी डाउट के। क्यों? क्योंकि संस्कृत में लगभग 50% तो हिंदी आती है, समझ में आया नहीं? जबकि अंग्रेजी में 50% तो चलती, क्या 10% भी नहीं आती हिंदी। अब आगे क्या पढ़ते हैं, आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पे मैकाले का विवरण पत्र। तो लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है नहीं, यहाँ पे मैकाले जो है वो लॉर्ड मैकाले एक व्यक्ति है, उसका नाम है यहाँ पे। तो लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसलिंग के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति होकर भारत में पदार्पण किया, यानी भारत में आ गया। कौन सा? कानूनी सलाहकार बनकर भारत में नियुक्त होकर आया। तब क्या है, तब एक प्राच्य और पाश्चात्य विवाद ने बड़ा रूप ले लिया था। अब वही पाश्चात्य और पाश्चात्य वाला विवाद जो था बहुत बड़ा रूप ले चुका था। अब क्या है, इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, लड़ाई बढ़ती जा रही थी। किसकी? पाश्चात्य और पाश्चात्य की, ठीक है नहीं, प्राच्य और पाश्चात्य की लड़ाई जो थी वो बढ़ती जा रही थी। उस समय तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये देखिए आ गया लॉर्ड विलियम बेटिंग, समझ लीजिए, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मैकाले को बुलाया, मैकाले को बुलाया और उसने बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उसने यह अपेक्षा की कि वे 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में उत्पन्न हुए विवाद का स्थायी हल सुलझाएं तथा साथ ही साथ साहित्य और भारतीय विद्वान का आशय स्पष्ट करते हुए 1813 के आज्ञा पत्र में वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने के मदों की स्पष्टीकरण कर दें। जो 1 लाख रुपए का खर्चा है उसको जो क्या कर दें, उसका स्पष्टीकरण कर दें कि ये किन के लिए होना है। तो अब देखिए अब आगे की कहानी क्या बनती है यहाँ से। अब समझिए, चूंकि मैकाले अंग्रेजी साहित्य के घोर समर्थक, प्रकांड विद्वान तथा एक कुशल वक्ता थे। कौन? मैकाले अंग्रेजी साहित्य है नहीं के प्रकांड विद्वान और कुशल वक्ता थे। अतः सबसे पहले मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का गहन अध्ययन किया, ठीक है नहीं, और अध्ययन करने के पश्चात 2 फरवरी 1835 में अपने तर्कों और विचारों को स्पष्ट कर तर्कपूर्ण भाषा में लेखबद्ध कर दिया और विवरण पत्र गवर्नर जनरल को सौंप दिया। इस विवरण पत्र को ही मैकाले का विवरण पत्र यानी 1835 के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको जो मैंने पहले बताया था, 1813 में जो आज्ञा पत्र का विवाद शुरू हुआ वो 1835 में सुलझाया गया, ठीक है नहीं, 1835 में सुलझ गया। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या कहा गया इसमें। तो यहीं पे अगला आपको टॉपिक मिल जाएगा कि जो मैंने आपको टॉपिक पहले बताए हैं उनमें से मिल जाता है निस्पंदन का सिद्धांत या छनन का सिद्धांत। तो देखिए ये क्या है, समझिए निस्पंदन और छनन का सिद्धांत क्या कह रहा है। जन समूह में शिक्षा ऊपर से छन छन के नीचे वर्ग तक पहुंचे, यानी छन छन करके, मतलब वो कहना चाह रहा था कि हम जो शिक्षा देंगे वो ऊपरी वर्ग को देंगे और ऊपरी वर्ग निम्न वर्ग को देगा, निम्न वर्ग अति निम्न वर्ग को देगा और अति निम्न वर्ग करके यह शिक्षा जन जन तक पहुंच जाएगी, है नहीं। ये छनन का सिद्धांत है। वो कह रहा था कि हम ऊपर वालों को ही शिक्षा देंगे, ऊपर वाले नीचे की तरफ शिक्षा पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसे करके इसको कहा गया छनन का सिद्धांत, ठीक है नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन अब आपको ये बता दूं, ये डिटेल से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जन समूह में शिक्षा ऊपर से छन छन करके नीचे वर्ग तक पहुंचे और बूंद बूंद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे को बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी और विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क मैदानों का सिंचन करे, ठीक है नहीं। क्या कह रहा है, अब पढ़िए इसको गौर से, लाइन को इसी में मिल जाएगा आपको। समाज के उन वर्ग यानी उच्च वर्ग में उच्च शिक्षा का प्रकार करना चाहिए जिसके पास अध्ययन के लिए समय है और जिनकी संस्कृति जनता में छन छन कर पहुंचेगी, ठीक है नहीं। वो कह रहा है समाज के उन वर्ग यानी उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिसके पास
अध्ययन करने के लिए समय है और जिनकी संस्कृति जनता में छन छन करके पहुंचेगी, छन छन करके, ठीक है नहीं, छन छन करके मतलब चलनी में से कोई चीज छनती है ना, उस टाइप से छन छन करके वो क्या होगी, निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी, ठीक है नहीं। अब क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। ये कहा गया है, ये आगे कहा गया है, क्या कहा गया है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं, किंतु सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने यह विचार दिया। माने कौन जाते, प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले, लेकिन यह पहले किसने दिया, ईसाई मिशनरियों ने दिया। यह विचार किसने दिया, ईसाई मिशनरियों ने दिया। क्या कहा गया है इस विचार में कि अगर भारत के उच्च वर्ग के लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लें, कौन से उच्च वर्ग के लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लें, तो उससे प्रभावित होकर निम्न वर्ग के लोग खुद ही ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे। 23 दिसंबर 1823 में बंबई के गवर्नर काउंसिल के समय वार्डन ने अपने विवरण पत्र में शिक्षा के विषय में यह कहा कि बहुत से व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े व्यक्तियों को ज्यादा ज्ञान देना अधिक उत्तम होगा, ठीक है नहीं। वो कह रहा ज्यादा व्यक्तियों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान दो, ये अच्छा नहीं है। अगर आप ज्ञान देना चाहते हैं तो थोड़े व्यक्तियों को ज्यादा ज्ञान दो। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया 1830 में कंपनी के संचालकों मद्रास के गवर्नर को यह परामर्श दिया कि शिक्षा की प्रगति तभी हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाए जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय और उनके पास देशवासियों पर प्रभाव हुआ, ठीक है नहीं। क्या कह रहा है, दोबारा से देखेंगे। वो कह रहा है कि 1813 में कंपनी के संचालकों ने मद्रास के गवर्नर को यह परामर्श दिया कि शिक्षा की प्रगति तभी हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय हो और उनका अपने देशवासियों पर प्रभाव हो, ठीक है नहीं, और उनका अपने देशवासियों पर प्रभाव हो, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है, इसके बाद 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में इन सिद्धांतों के पक्ष में यह सुझाव दिया। देखिए लॉर्ड बेटिंग ने शिक्षा नीति 1835 क्या बनाई, ठीक है नहीं। जब लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र सौंप दिया और कह दिया शिक्षा की रणनीति कुछ इस तरह से होनी चाहिए, तो लॉर्ड बेटिंग ने थोड़ी अपनी मनमानी करते हुए और शिक्षा नीति में थोड़ा सा बदलाव और कर दिया। क्या बदलाव कर दिया, ये देख लीजिए। लॉर्ड मैकाले बहुत ही स्पष्ट कह के गए थे कि ये चीजें इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन बेटिंग ने कुछ अलग कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, देख लेते, इसको भी पढ़ लेते क्या कह रहा है। गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग को 2 फरवरी 1835 में मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ। इस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया और इसके सुझावों को स्वीकार करते हुए 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। यह नीति इस प्रकार थी, शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकेगा। अब देखिए यहाँ पे मनमानी हो गई, लेकिन वो भी वही बात थी, ये भी वही बात है, दोनों है तो अंग्रेजी के लिए ही करेंगे, हिंदी के लिए तो कर नहीं रहे। अब देख लीजिए अब इसमें क्या होता है। अब जो बातें थी इनकी यहाँ पे समझ में आ जाएंगी आपको, अर्थात क्या क्या बात कही इन्होंने। पहली बात ये कही कि धनराशि की कमी होने के कारण सरकार जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकेगी। अब क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट पे, धनराशि का व्यय केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही किया जाएगा, हिंदी शिक्षा पर नहीं किया जाएगा। तो देखिए हड़प नीति है या नहीं, और हड़प नीति के चलते इनके जो दिमाग है वो देखिए कैसे चल रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं बताइए। विचार अच्छे हैं, गुणवान है क्या इनके विचार? नहीं ना। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आप भी अगर कोई गलत चीजें खाते हैं तो आपका मन हमेशा डाइवर्ट हो जाएगा। आप कंसंट्रेट कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तभी आप में सुधार देखने मिलेगा, अन्यथा आपका राधे राधे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। अब क्या कह रहा है आप देखिए, ये कह रहा है प्राच्य साहित्य के रखरखाव पर किसी भी प्रकार का धन व्यय नहीं किया जाएगा, ठीक है नहीं। वो कह रहा है प्राच्य साहित्य के रखरखाव पर किसी प्रकार का धन व्यय नहीं किया जाएगा। जो देसी है, जो आपका इनिशियल है, जो आपका भारतीय है, भारतीय साहित्य पर कोई रखरखाव पर कोई ध्यान खर्च नहीं होगा, कैसा भी पैसा खर्च नहीं होगा, एक चवन्नी खर्च नहीं होगी। ये इसमें कहा गया था, किसमें? मैकाले के विवरण पत्र में। और ये जो ऊपर दिया गया है टॉपिक जिसको आपने अभी पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है आपने? बेटिंग की शिक्षा नीति, और ये क्या है? लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। दोनों को मिला के यही बनता है 1835, ठीक है नहीं। समझ में आ रहा होगा आपके।
ठीक है नहीं। तो इसमें जो था वो हिंदी भाषा का बहुत गहन विरोध था, इतना विरोध था कि ये बस एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं है वो, ठीक है नहीं। तो अब क्या कह रहा है, उच्च वर्ग में थोड़े व्यक्ति हैं, उच्च वर्ग में थोड़े व्यक्ति हैं, इन्हें शिक्षित करने के बाद शिक्षा का उत्तरदायित्व तो इन्हें दे दिया जा सकता है, ठीक है नहीं। वो कह रहा है उच्च वर्ग में थोड़े व्यक्ति हैं, इनको शिक्षा प्राप्त करा दो, उसके बाद इनको ही उत्तरदायित्व सौंप दो निम्न वर्ग को शिक्षा देने के लिए, ठीक है नहीं। तो ऐसे करके ये शिक्षा नीति बनी। अब क्या कह रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शिक्षा नीति घोषित करते ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बल मिल गया और 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 द्वारा उत्पन्न विवाद का स्थायी अंत हो गया। स्थायी अंत ये हो गया कि जो लड़ाई थी वो अब खत्म हो गई, क्योंकि जो घोषणा पत्र था वो जारी हो गया, फरमान था वो जारी हो गया, अब सबको सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है नहीं। कि वही है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सिलेंडर 800 रुपया हो गया। अब अच्छे दिन कहाँ से आए, आ गए अब के अच्छे दिन, है नहीं। अब देखिए जो 400 रुपये में सिलेंडर दे रहा था वो लूट कर रहा था, वो ईमान था, वो देशद्रोही था। जो 800 में दे रहा है वो ईमानदार है, अच्छे दिन दिखा रहा है नहीं। आलू जो है 40 रुपया किलो बिच रहा है, अच्छे दिन है ये, और जब आलू 2 रुपया किलो था वो बुरे दिन थे। कर लो अच्छे दिन, कर लो तारीफ, है नहीं, है। तो वही है, अब कहते हैं चौकीदार चोर है, तो अब क्या कहें, चौकीदार चोर नहीं है नहीं। जो अपने देश की चीजों को बेचने पे उतरा हुआ है, देश को बिगाड़ने पे उतरा हुआ है नहीं। जो चीजें बिगाड़ने पे उतरा हुआ है उसको आप कैसे समझ सकते हैं कि ये देश प्रेमी है, वो तो देशद्रोही समझा जा सकता है। अब आपकी इच्छा है, जो भी सोचना चाहें सोच सकते हैं, कुछ गलत नहीं कहना चाहूंगा, मैं किसी की ओर इंगित नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। अब आगे पढ़ लेते हैं। मैकाले के इस विवाद को वो बड़ी ही कुशलता से सुलझाया गया। मैकाले ने इस विवाद को बड़ी ही कुशलता से सुलझाया, अतः हम कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला, अंत हो गया इसका। अब चाहे जो भी हो सब भला ही भला है, मरो या जियो कोई दिक्कत नहीं है, कमाओ मत कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सड़कों पे आवारा की तरह घूमो कोई दिक्कत नहीं है, देश तो अपने मजे में ही है। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत 1839। तो देखिए क्या कहा गया है इसमें, सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा तो कर दी, परंतु यह प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत न कर सकी, क्योंकि लॉर्ड बेंटिंक 20 मार्च 1835 को वापस इंग्लैंड चला गया। लॉर्ड बेंटिंक के इंग्लैंड जाते ही पार्श्ववादी दल ने अपना आंदोलन दोबारा प्रारंभ कर दिया, और इसके पश्चात जब ऑकलैंड भारत का नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उन्होंने पाश्चात्य और पाश्चात्य विवाद का अत्यंत गंभीर रूप हुआ। उन्होंने 4 वर्ष तक इस विवाद पर अपना अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद यह पता चला, क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, जो प्राच्य शिक्षा पर कम धन खर्च किया जा रहा है, इसलिए यह विवाद हो रहा है। तो इसको प्रमुख कारण माना, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस पर प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दूं तो ये प्राच्यवादी जो है अपना आंदोलन समाप्त कर लेंगे, और ऐसा करते ही ये आंदोलन समाप्त हो गया, और यही शिक्षा नीति यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है नहीं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो लाइक कर दें, ठीक है या नहीं। अगर चाहते हैं आप इससे और को भी किसी को ज्ञान प्राप्त कराना, शेयर कर दें, और हमसे अगर आप नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है नहीं। और अगर ऐसा करने की आपकी इच्छा नहीं है बिल्कुल, तो बिल्कुल भी ना करें, हम नहीं कह सकते कि आप करें ही करें, ठीक है नहीं। आपको जरूरत होगी आप करेंगे, नहीं जरूरत होगी नहीं करेंगे। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। राधे राधे, नमस्कार।